हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 10th की एनसीईआरटी का 9th चैप्टर, जो कि फिज़िक्स से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या फिनोमेनन होते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास, और कैसे ये हमारी लाइफ को और ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ते हुए, वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम. On lighting up the room, things become visible. What makes things visible? During the day, the sunlight helps us to see objects. An object reflects light that falls on it. The reflected light, when received by our eyes, enable us to see things. अब देखो, ये बोल रहे हैं कि हमारे जो आसपास डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, जो भी हमें दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है। क्या जब लाइट बंद होती है किसी रूम में, पूरा कम्प्लीटली डार्क है अगर वहाँ, तो हमें कुछ दिखता है? हमें कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही मैं उसमें लाइट को लाइट अप करूँगी या जनरेट करूँगी, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, दैट विल बी कैच्ड बाय आवर आइज़, और तब जाके हमें इमेज कोई भी दिखती है या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। तो हमें कोई भी चीज़ जो विजिबल हो रही है वो लाइट की वजह से हो रही है, बिकॉज लाइट इज गेटिंग reflected by that object and then we are able to see it completely. The reflected light when received by our eyes enable us to see things. वही जो reflected light है, जब वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, हमारी आई उन्हें कैच करती है, तभी हमें जो चीज़ें हैं वो विजिबल होती हैं. We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. अब जैसे कई ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं, अब जैसे आप अभी फ़ोन में देख रहे हैं, तो आप फ़ोन की स्क्रीन ही मान लीजिए। जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन है, जो आपने टेम्पर लगा रखा है, स्क्रीन गार्ड लगा रखा है, अगर वो ट्रांसपेरेंट ना होता तो क्या होता, आपको केवल वो स्क्रीन गार्ड ही दिख रहा होता और फ़ोन की स्क्रीन में जो भी हो रहा है वो नहीं दिखता। लेकिन जब आप फ़ोन पे देख रहे हो तो स्क्रीन गार्ड के अंदर जो भी है वो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। इसका मतलब जो लाइट है वो स्क्रीन गार्ड से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ट्रांसमिट हो जा रही है, वो आगे पास हो जा रही है, जिसकी वजह से हमें जो नीचे का ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दी स्क्रीन गार्ड. ठीक है. There are number of common wonderful phenomena associated with light such as image formation by mirrors. अब हमने कई चीज़ें देखी हैं कि इमेज फॉर्मेशन होती है मिरर से, ये सब कुछ भी लाइट की वजह से ही हो रहा है. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबोज, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, ये सब कुछ फिनोमिनन है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, जो कि हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, दैट इज़ ह्यूमन आई. उसमें ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, पर इसमें हमने पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है, सो दैट हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो. By observing the most common optical phenomenon around us, we may conclude that light seems to be travel in straight lines. अब जहाँ तक हमने देखा है अपने आसपास, हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइट में पास होती है, स्ट्रेट लाइंस में. मतलब अगर वो कहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं आएगी. ठीक है. ये अगर कोई स्क्रीन है और लाइट ऐसे पड़ी तो उसके बाद वो ऐसी नहीं आएगी. दिस इज़ रॉन्ग. अगर वो पास हो रही है तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही वापस आती है. ठीक है. मोटोनो में दिया है कि इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, द लाइट हैज़ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन, एन इफेक्ट नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कई बार ऐसा होता है कि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये पूरा एक मीडियम है, और यहाँ पे बहुत छोटा सा ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट आके ऐसे रिफ्लेक्ट ना हो उस पर टकरा कर, पर क्या होगा कि लाइट आएगी और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी इधर को क्या हो जाएगी, वो डिफ्रैक्शन हो जाएगा उसका. इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन. ठीक है. ऐसा भी देखा गया है. देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिकस यूजिंग रे फेल्स. ठीक है. अब ये फेल हो जाता है कि भाई लाइट हमेशा स्ट्रेट ही पास करती है. ठीक है. यहाँ पे ये फेल होता है क्योंकि वहाँ पे वो डिफ्रैक्शन हो जाता है उस लाइट का, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होता है. टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन सच एज डिफ्रैक्शन, लाइट इज थॉट एज अ वेव. ठीक है. अब इसी फिनोमेनन को बताने के लिए लाइट को बीम ऑफ लाइट ना बता के उसको वेव बताया गया है कि लाइट वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है, वेव की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, जो कि हम हायर क्लासेस
कौन सी हायर क्लासेस? क्लास 12th में ये टॉपिक है। तो इसमें अब आप पढ़ोगे तो जो लोग फिजिक्स लेने वाले हैं, साइंस साइड लेने वाले हैं, तो वो ये पढ़ेंगे कि लाइट की बीम तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, पर लाइट की वेव वाली फॉर्म हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है। अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century इट बिकेम नोन that the wave theory of the light often becomes inadequate for treatment of interaction of light with matter and light often behaves somewhat like a stream of particles। अब जब वेव थ्योरी को निकाल दिया गया तो फिर ये भी देखा गया कि कई बार जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है लाइट, तो ये वेव थ्योरी भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है सारी सिचुएशंस को। कई जगह पर ऐसे लग रहा है कि लाइट वेव की तरह ना चल के बीम ऑफ लाइट मतलब पार्टिकल्स एक साथ मूव कर रहे हैं, वेव की फॉर्म में नहीं, सीधा सीधा मूव कर रहे हैं। तो ऐसा भी देखा गया, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह भी लाइट को ऑब्जर्व किया गया। दिस confusion about the true nature of light continued for some years till a modern quantum theory of light emerged in which light is neither a wave nor a particle. The new theory reconciles the particles properties of the light with the wave nature। अब बहुत सालों तक ये कन्फ्यूजन चलती रही कि लाइट वेव है या बीम ऑफ लाइट है, लेकिन लास्ट में मॉडर्न थ्योरी में ये कंक्लूड कर दिया गया कि लाइट ना तो वेव है ना तो कोई बीम ऑफ लाइट है, बट इसको क्या बोला गया कि जब उसको जिस सिचुएशन में जैसा सही लगता है वो उस सिचुएशन में वेव या पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और उस फॉर्म में रिएक्ट या फिर जो भी उसके फिनोमिनन है उनको करती है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम वेव के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस स्ट्रेट लाइन को यूज़ कर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। Reflection of light. What is reflection of light? A highly polished surface such as mirror reflects most of the light falling on it। अब कोई मेरे पास मिरर है जो कि हाईली पॉलिश्ड है, एकदम स्मूथ है, उस पर जो भी लाइट पड़ रही है वो ज़्यादातर उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट ही करेगा। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है, पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ चुका है। First law of reflection is the angle of incidence is equal to the angle of reflection। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मान लो मेरे पास ऐसे करके एक ये पॉलिश सरफेस है और यहाँ से लाइट पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो दिस इज नॉर्मल, ये मेरे पास नॉर्मल है। तो ये वाली जो रे है, जिस रे में जो रे आकर स्ट्राइक हुई है पॉलिश सरफेस पे, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, और जो रे वापस गई है, ठीक है, जो रे वापस गई है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये होता है नॉर्मल। तो अभी क्या बता रहे हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही आएगा, ये बोल रहे हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन्स हमें पता है इमेंस बनते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे हम कितने भी प्लेन बना सकते हैं। तो जब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की बात हो रही है तो ये सब कुछ एक ही प्लेन में होता है, अलग अलग प्लेन में नहीं होता है। तो ये दो पॉइंट्स है जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हमें याद करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, राइट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये याद रखना है। These laws of reflection are applicable to all the types of reflecting surfaces। किसी भी तरह की रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे वो हमारा ये कोई भी, अपने आसपास देखो हर ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है और इस पे केवल यही दो लॉज लग रहे हैं, इसी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। What are the properties of image? Image formed by a plane mirror is always virtual and direct। जो कि प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल है, रियलिटी में कोई इमेज नहीं बन रही है, केवल हमें अपीयर हो रहा है कि इमेज बनी होगी। वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है, हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज सेम आता है। अब प्लेन मिरर है क्या, वही मिरर जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं सुबह शाम। ठीक है, तो वो जो मिरर है उसमें हमने देखा होगा कि जितने बड़े हम हैं उतने ही बड़ा हमारा फेस दिखता है, मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट
एंड साइज ऑफ द इमेज इज सेम। अब हमें ये दिखता है कि भाई यहाँ हम खड़े हैं और मिरर के उधर भी हमारे जैसे एक इंसान, तो क्या रियलिटी में वहाँ कोई इंसान है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारी वर्चुअल इमेज है। लाइट रेज वहाँ जाकर मिलती नहीं है, बस हमें अपीयर होता है कि लाइट रेज मिल रही होंगी, इसलिए ये इमेज क्या है? वर्चुअल है। इरेक्ट मतलब ऊपर की साइड अगर हमारा फेस है तो इमेज भी हमें ऊपर को ही दिखेगी। दिस इज नोन एज इरेक्ट इमेज। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। अगर मैं मिरर से 1 मीटर की दूरी पे खड़ी हूँ तो मेरी इमेज भी मिरर से 1 मीटर की दूरी पे ही बनेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में? 1 मीटर मेरी साइड, 1 मीटर इमेज की साइड, 2 मीटर का डिस्टेंस होगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। याद रखना है, कई बार ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में और बच्चे गलत लिख देते हैं कि 1 मीटर। 1 मीटर नहीं है डिस्टेंस। अगर मैं मिरर के 1 मीटर सामने खड़ी हूँ तो अब इमेज भी तो 1 मीटर दूर बढ़नी होगी, तो डिस्टेंस क्या होगा? 1 मीटर ऑब्जेक्ट की तरफ और 1 मीटर इमेज की तरफ, तो टोटल डिस्टेंस 2 मीटर आ गया है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड होता है, राइट हाथ उठाती हूँ तो मुझे लगता है कि सामने वाले का लेफ्ट हाथ उठ रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। बाकी सब कुछ सही है। नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दे रखी है विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। Explanation is given below. The curved surface of shining surf spoon could be considered as the curved mirror. अब ये जो स्पून है, ठीक है, चम्मच होती है हमारे घर में, बहुत ज़्यादा शाइनी सरफेस है अगर उसकी, तो उसमें शक्ल दिखती है एकदम क्लियर। तो द मोस्टली कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर। तो इसी स्पून को हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड मिरर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही होते हैं कर्व्ड मिरर्स, और ज़्यादातर जो हम मिरर्स कर्व्ड यूज़ करते हैं वो होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, जिसके बारे में हम अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ स्फेयर। स्फेरिकल मिरर्स अगर मैं सिंपल बेसिक टर्म में समझूं तो मान लो मिरर का मेरे पास कोई बड़ा सा स्फेयर है, बॉल है, उसका मैं छोटा सा पार्ट काट लूँ तो वो बन जाएगा स्फेरिकल मिरर। ठीक है। सच मिरर्स होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। ऐसे मिरर, अब जो मैंने जिस शीशे में मैं घर में शक्ल देखती हूँ वो तो प्लेन है, लेकिन कोई ऐसा मिरर जिसकी सरफेस स्फेरिकल है, मुड़ी हुई है स्फेयर की तरह, तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर्स ही है। 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो जितना हो सके, और अगर आपको इससे पहले के चैप्टर्स पढ़ने तो जाके आप मेरी यूट्यूब में देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।